नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं विद्या पांडे, व्याख्याता राजनीति शास्त्र, शासकीय अहमियत क्रमांक 1। आज आपको आपकी राजनीति शास्त्र की प्रथम पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के 7वां अध्याय राष्ट्रवाद के बारे में बताऊंगी। तो आज हम सबसे पहले राष्ट्रवाद शब्द कैसे बना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना, एक राष्ट्र है और एक वाद है। राष्ट्र का अर्थ होता है कि एकता के सूत्र में बंधे लोगों का एक समूह, और वाद का अर्थ होता है विचार। जनरली हमको 3 तरह की बातें इसमें सुनने को मिलती हैं राष्ट्रवाद के संबंध में। एक राष्ट्रीय ध्वज है, देशभक्ति की भावना है, देश के लिए बलिदान है। ये 3 तरह की बातें सुनने में आती हैं। दिल्ली में जब गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, वो एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। वो सत्ता और शक्ति के साथ साथ विविधताओं का भी प्रतीक है। लेकिन जो राष्ट्रवाद है, इसका अर्थ और कहीं ज़्यादा है। इतना छोटा अर्थ नहीं है इसका, और ज़्यादा है। इसने इतिहास को भी बनाया है, इतिहास को भी रचा है। इसने अत्याचारी शासन से मुक्ति भी दिलाई है। साम्राज्य और राष्ट्रों का ध्वस्त होने का कारण भी राष्ट्रवाद रहा है। इसने जनता को एकत्रित भी किया है और जनता को विभाजित भी किया है। अत्याचारी शासन से इसने कैसे मुक्ति दिलाई है? जैसे हमारे जब अंग्रेजों का शासन था, हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। हमने जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो आज़ादी के जो संघर्ष किया, वो जो संघर्ष था वो भी राष्ट्रवादी भावना से ही प्रेरित था। इसी तरह हमारे अलावा और भी देशों ने, जो छोटे छोटे देश थे, जो किसी बड़े देश के उपनिवेश बने हुए थे, बड़े देशों के नियंत्रण में थे, उन्होंने भी इसी तरह का संघर्ष किया अपने आप को उस औपनिवेशिक चंगुल से मुक्त कराने के लिए। तो वो भी जो है ये राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही किया। ये जो राष्ट्रवाद है, इसने जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। तो हम ये देखेंगे पहले कि इसने जोड़ा कैसे है, और फिर ये देखेंगे कि इसने तोड़ा कैसे है। कैसे जोड़ा इसने कि 19वीं शताब्दी में यूरोप महाद्वीप में बहुत से छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य थे, छोटे क्षेत्र थे, जिन्होंने अपना एकीकरण करके अपने आप को एक बड़ा राज्य बनाया। तो छोटे छोटे भू क्षेत्र को एकीकरण करके बड़े राज्य 19वीं शताब्दी में यूरोप महाद्वीप में बनाए गए। इसी तरह इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, वो भी ये राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही हुआ। अब हम ये देखेंगे कि इसने तोड़ा कैसे। तो जो ऑस्ट्रियाई, हंगेरियाई, रूसी साम्राज्य हैं, इनका जो बंटवारा हुआ या इनका जो पतन हुआ, वो भी राष्ट्रवाद के कारण हुआ। एशिया अफ्रीका महाद्वीप में जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, फ्रांसीसी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, डच, पुर्तगाली साम्राज्य, इनका जो बंटवारा हुआ वो भी इसी राष्ट्रवाद के कारण हुआ। हमारा भारत ही ब्रिटिश साम्राज्य का 200 साल तक गुलाम रहा। इसी तरह बहुत से देश फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में कर रखे थे, नियंत्रण में कर रखे हुए थे। डच साम्राज्य ने, पुर्तगाली साम्राज्य ने छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था। तो इन सब का जो पतन हुआ या इनका जो बंटवारा हुआ, वो भी इसी राष्ट्रवाद के कारण हुआ। उन्नीस सौ 60 से ही
राष्ट्रों के अंदर कुछ ऐसे समूह थे जो कि पृथक राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कनाडा में जो क्यूबेक वासी थे वो अपने आप को अलग करने की मांग कर रहे थे। स्पेन में जो बास्क वासी थे वो अपने आप को अलग होने की मांग कर रहे थे। तुर्की में, इराक में जो कुर्द लोग थे वो अपने आप को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। इसी प्रकार श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं, भारत में भी कुछ ऐसे समूह हैं जो अपने आप को जो है पृथक करने की मांग करते रहे हैं। इन सब से ये स्पष्ट होता है कि जो राष्ट्रवादी जो भावना है या राष्ट्रवादी जो शक्ति है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इस बात पर तो सब सहमत हैं कि हाँ, राष्ट्रवाद एक प्रभावी शक्ति है, लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा करना बहुत कठिन कार्य है। कुछ प्रश्न सामने आते हैं कि आखिर राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का निर्माण लोग क्यों करते हैं, ऐसी क्या बात है कि लोग जो है अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज है, ये प्रश्न जो सामने आते हैं। तो जो राष्ट्र है वो कोई आकस्मिक समूह नहीं है, राष्ट्र आकस्मिक समूह नहीं है। और जैसे एक पारिवारिक समूह होता है, जनजाति समूह होते हैं, लेकिन ये जो समूह होते हैं इसमें लोग एक दूसरे को जानते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की आदतों के बारे में परिचित होते हैं। इस तरह जनजाति समूह होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे को शादी ब्याह के माध्यम से जानते हैं, उनके आपस में शादी संबंध होते हैं, उनके माध्यम से वो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। लेकिन जो राष्ट्र के अंदर जो लोग रहते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोगों को नहीं जान पाते हैं, कुछ ही लोगों को जान पाते हैं, लेकिन देश में रहने वाले हर व्यक्ति को हम लोग नहीं जान पाते। लेकिन फिर वो कौन सी चीज है कि हमारा राष्ट्र के प्रति लगाव रहता है, हम ये कहते हैं कि नहीं हमारा देश है, हम इस राष्ट्र में रहते हैं, इस राष्ट्र के लोग हमारे अपने हैं। तो राष्ट्र की जो परिभाषा है या राष्ट्र क्या है इसको समझें आप लोग। तो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक इतिहास होता है। आप लोग परिभाषा नोट करें, हेज के अनुसार, हेज जो लेखक हैं उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी है कि राष्ट्रवाद लोगों की मानसिक स्थिति को बताता है और लोगों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा बताता है। ये फीलिंग है जो हम अंदर से महसूस करते हैं। अब ये जो राष्ट्रवादी जो धारणा है ये ऊपर दिखाई नहीं देती, ये लोगों के अंदर रहती है। ये एक भावना है जो जैसे कि उनका एक इतिहास होता है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, उनका अपना एक अतीत होता है, इसको लेकर वो जो है एक होते हैं। तो राष्ट्रवाद की जो धारणा है हमारे भारत में तो बहुत बाद में आई है। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था यूरोप से। यूरोप महाद्वीप में जो फ्रांस में जो 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो वहाँ की जनता ने, वहाँ का जो शासन था बहुत अत्याचारी शासन था, उसके विरुद्ध जो है जनता ने क्रांति की थी। वहाँ चर्च का जो पोप गुरु था वो और राजा दोनों मिलकर जो है जनता पर धर्म के नाम पर बहुत अत्याचार करते थे। तो अत्याचारी शासन से मुक्ति पाने के लिए वहाँ की जनता ने क्रांति की, तभी से जो है राष्ट्रवाद की धारणा अस्तित्व में आई और वही फ्रांस से ही ये पूरे विश्व में फैली। तो हमारे भारत में तो बहुत बाद में आई है। हमारे यहाँ कब देखने को मिलती है, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तो जो संघर्ष था वो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर ही किया था। बड़े बड़े जैसे महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया है ना, इसी प्रकार के अहिंसा आंदोलन, ये जो सत्याग्रह आंदोलन, ये जो महात्मा गांधी ने ये सब जो चलाए थे, ये किससे, राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थे। अब यदि हमको राष्ट्रवाद को और सरल भाषा में हम समझें तो हम इसके लिए अपनी क्रिकेट टीम का उदाहरण ले सकते हैं, फुटबॉल टीम का उदाहरण ले सकते हैं। जब हमारी क्रिकेट टीम कहीं बाहर खेलने जाती है, हम टीवी पर मैच देख रहे होते हैं, यदि हमारी टीम का कोई प्लेयर आउट हो जाता है
तो हमको कैसा लगता है कि नहीं, किसी भी तरह जो है हमारी टीम जीतनी चाहिए। तो ये जो हमको लगता है, यही क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है, जिसको हम अंदर से महसूस करते हैं। जैसे फुटबॉल टीम है, उसके जो खिलाड़ी रहते हैं वो आपस में, मान लो 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी आपस में बनती ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन जब वो खेलते हैं तो वो ये सोच लें कि हम ऐसा खेल खेल दें, हम गलत खेल खेल दें, जिससे क्या होगा कि ये टीम हार जाएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे हमारे देश का नाम बदनाम होगा, हमको टीम भावना से काम करना है ना। तो हम जो भी मेडल मिलेगा वो हमारे देश को मिलेगा, हमारे देश का नाम होगा, इसलिए वो उस मन मुटाव को भूलकर टीम वर्क की तरह कार्य करती है। अब हम देखें कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? राष्ट्र के निर्माण में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। जैसे सबसे पहले समान विश्वास मान्यता, मतलब देश के अंदर जो लोग रहते हैं वो जो है विश्वास की भावना से कार्य करते हैं, उनका आपस में विश्वास होता है, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे देश का नाम। अगर वो ये सोच लें कि नहीं, हमको तो अपने लिए काम करना है, हमको पूरे देश से क्या लेना देना है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। वो राष्ट्र जो है एकता के सूत्र में बंधा होकर नहीं रह सकता। और राष्ट्र कोई पहाड़ नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है कि हम देख लें या हमको छू लें। वो एक भावना होती है जो लोग अंदर से महसूस करते हैं। लोग इस भावना से कार्य करते हैं कि हम यदि एकता से रहेंगे तो हमारा देश मजबूत बनेगा। दूसरा यह है इतिहास। इतिहास से भी जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। जितने लोग देश के अंदर रहते हैं उनका एक साझा इतिहास होता है। जैसे भारत का एक लंबा इतिहास रहा है, स्वतंत्रता संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है, हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये सब जो है ये हमारी विरासत है, ये हमारा इतिहास है। नेहरू जी ने अपनी एक पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया था, उन्होंने लिखा है कि बाहरी रूप में लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह हमारे यहाँ एकात्मकता दिखती थी। बाहर से भले हम अलग दिखाई देते थे, लेकिन हमारे अंदर जो थी एकात्मकता थी, और वो एकात्मकता ही थी जिसके कारण हम युगों तक जुड़े रहे। हमें युगों तक जो है जोड़े रखा। भले ही फिर बाद में हमको जो है अंग्रेजों की गुलामी सहन करनी पड़ी, जो भी है, लेकिन हम जो है वास्तव में विभिन्नताओं में एकता वाले हैं। अब तीसरा है भूक्षेत्र। भूक्षेत्र से भी जो है राष्ट्रों का निर्माण होता है। किसी भूक्षेत्र पर लोग लंबे समय तक साथ साथ रहते हैं तो उनके अंदर जो है एकता की भावना आ जाती है। फिर वो अपने को राष्ट्र के रूप में देखने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारी सभी चीज़ें एक सी हैं, हमारा धर्म आपस में मिलता जुलता है, हमारे रीति रिवाज मिलते हैं, तो हम क्यों ना अपना एक राष्ट्र बनाएं। वो अपनी इस भूक्षेत्र जिस पर वो रहते हैं उसको कभी वो मातृभूमि के नाम से कहते हैं, बताते हैं उसको, या अपनी पितृभूमि बताते हैं, कोई उसको अपनी पवित्र भूमि कहता है। जैसे कि हम उदाहरण लें यहूदी लोगों का। यहूदी लोग क्या है, पूरी दुनिया में यहाँ वहाँ बिखरे फैले रहे, कुछ यहाँ रहे कुछ वहाँ रहे, लेकिन फिर भी उनका जो गृह स्थान था वो अपने कौन सा मानते थे, वो फिलिस्तीन को मानते थे। फिलिस्तीन उनका गृह स्थान था, फिलिस्तीन को स्वर्ग मानते थे। तो इसी तरह जो है हमारे भारत राष्ट्र की पहचान भी किससे है, हमारे यहाँ की नदियों से है, पर्वतों से है, अंचलों से है। तो ये भी जो है राष्ट्र के निर्माण का एक कारण है। अगला है साझे राजनीतिक आदर्श से। जब लोग साथ साथ रहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमारी एक पहचान बने, हम कुछ चीज़ों में समान रहें। जैसे लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, उदारवाद है, इन सिद्धांतों को वो सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, तो उनकी एक राजनीतिक पहचान बन जाती है। हर व्यक्ति उस पर अपनी सहमति दे देता है तो उनकी एक राजनीतिक पहचान बन जाती है। तो ये जो राजनीतिक आदर्श हैं, इनके बारे में एक मत जब लोग हो जाते हैं तो भी जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। अब साझी राजनीतिक पहचान,
अब केवल राजनीतिक दृष्टि से बन गए, इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उनके जो है आपस में यदि वो एक भाषा बोलते हैं, एक धर्म मानते हैं, वो त्योहारों पर एक साथ रहते हैं, ये चाहते हैं कि हम एक जैसे प्रतीक धारण करें, तो इस प्रकार की जो राजनीतिक पहचान होती है, वंश परंपरा है, समान भाषा है, समान जाति है, इससे भी जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। अब अगला है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता की लोग कई छोटे छोटे भू क्षेत्र होते हैं जो बहुत पास पास रहते हैं, उनका दूरी आने जाने की बहुत कम है, उनको ऐसा लगता है कि हम जब भौगोलिक रूप से पास पास हैं तो हम जो है एक अपने सब मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण कर लें। तो उनकी जो भौगोलिक एकता है उसके कारण भी राष्ट्र का निर्माण होता है। अब अपन देखेंगे कि लोग अपने आप को राष्ट्र के रूप में क्यों निरूपित करना चाहते हैं, क्या आकांक्षाएं होती हैं राष्ट्रों की, वो अपने आप को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या उनको कोई अधिकार है। तो ये आगे अपन पढ़ेंगे इसमें कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है वो ये है, आप लोग नोट करिए इसमें, कि प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार है कि उसकी अपनी एक सरकार हो। हर देश क्या चाहता है कि उसकी अपनी एक स्वतंत्र सरकार होनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्रवादियों का क्या मानना है, जो राष्ट्रवादी धारणा को मानते हैं वो क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के जो आदर्श हैं इनकी प्राप्ति जब तक नहीं हो सकती जब तक कि विश्व के सारे देश स्वतंत्र ना हो जाए, क्योंकि यदि विश्व के सारे देश स्वतंत्र नहीं होंगे तो जो परतंत्र हैं, जो किसी देश के गुलाम हैं, वो हमेशा अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे और तब तक जो है स्वतंत्रता और समानता प्राप्त नहीं हो सकती। तो उसके लिए विश्व के सभी देशों का स्वतंत्र होना जरूरी है। विश्व की जो शांति है, यदि विश्व में शांति चाहते हैं तो वो भी जो है आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्वीकार करने पर ही आ सकती है। अब यदि हम ये चाहें कि विश्व में शांति बनी रहे तो आधे देश तो स्वतंत्र हैं और आधे देश परतंत्र हैं, तो कभी भी जो है शांति बनी नहीं रहेगी। जो गुलाम हैं वो हमेशा अपनी आज़ादी के लिए बराबर संघर्ष करते रहेंगे। तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भी आत्मनिर्णय के सिद्धांत की जरूरत है। तो 3 इसके महत्व के पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। अब ये जो आत्मनिर्णय के अधिकार से जो कठिनाइयां हैं, कौन सी कठिनाइयां आती इस आत्मनिर्णय के अधिकार में, तो कोई भी राज्य संस्कृति व एकताओं से युक्त नहीं होता कि हर राज्य की एक सी संस्कृति हो। ऐसा नहीं होता है कि हर राज्य में एक ही संस्कृति के लोग रहते हों, है ना, एक सी एकताओं के लोग रहते हों। जैसे अपन उदाहरण ले लें भारत में, भारत में क्या भारत में केवल भारतीय लोग रहते हैं, या जर्मन ले लें या इटली ले लें, यहाँ पर जो है दूसरे देशों से भी आकर लोग रहते हैं। तो एक ही राज्य में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, इसलिए जो है आत्मनिर्णय के अधिकार में कठिनाइयां आती हैं। सभी राज्य, जर्मनी में केवल जर्मन नहीं रहते, अन्य लोग भी रहते हैं, क्या कहते हैं उनको, बैंड्स कहते हैं। जैसे जर्मनी में केवल जर्मन लोग नहीं रहते, वहां पे दूसरे लोग भी आकर बस गए हैं तो उनको क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है। ऐसे श्रीलंका में केवल वहां के सिंगल ही नहीं रहते, वहां पे तमिल लोग भी रहते हैं। तो ये आत्मनिर्णय के अधिकार में कठिनाइयां क्या आती हैं कि एक ही संस्कृति के लोग एक राज्य में नहीं रहते हैं, दूसरी संस्कृति के लोग भी बाहर से आकर बस जाते हैं। अब अपन देखेंगे टाइम क्या हो रहा है अभी, तो है ना, राष्ट्रवाद और बहुलवाद। अब राष्ट्रवाद और बहुलवाद,
राष्ट्रवाद और बहुलवाद से मतलब है कि एक संस्कृति और एक राज्य, ये वाला विचार छोड़ दो। इस विचार को छोड़कर ऐसे तरीकों के बारे में सोचें जिससे कि एक ही संस्कृति और समुदाय के लोग, अनेक संस्कृति और समुदाय के लोग एक ही देश में रह सकें, क्योंकि एक राज्य में एक संस्कृति के लोग रहें ऐसा संभव नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर ऐसा हो कि एक ही संस्कृति के लोग रहते हों। तो इसके लिए क्या करें कि ऐसे तरीके सोचें जिससे कि अनेक संस्कृति और अनेक समुदाय एक ही देश में फल फूल सकें। जैसे उनको अपनी भाषा को, अपनी लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार हो, अपनी संस्कृति और रीति रिवाज जो उनके हैं उनको वो बनाए रखें, ये उनको स्वतंत्रता हो, उनका जो धर्म है उसके अनुसार वो अपना जो है धर्म की पूजा उपासना जो करते हैं वो कर सके, इसका उसको अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे विचारों को या ऐसे तरीकों को सोचा जाना चाहिए जिससे कि एक ही देश में अनेक संस्कृति और समुदाय के लोग अपना जीवन यापन कर सकें। अब हैं राष्ट्रवाद के गुण। इसके पहले एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो हमारा जो संविधान है भारत का, उसमें भी जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, है ना, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब राष्ट्रवाद के गुण। राष्ट्रवाद के गुण में आप लोग नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद ने क्या किया है कि जो एशिया अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे वहां के जो मुक्ति आंदोलन और जो स्वतंत्रता संघर्षों को प्रेरणा प्रदान की। तो एशिया अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे, छोटे छोटे जो गुलाम थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष को जो है राष्ट्रवाद से प्रेरणा मिली। तो एक तो यह है इसका गुण। दूसरा गुण इसका यह है कि राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो देशों को बहुत मजबूत बनाती है। राष्ट्रवाद की धारणा जिस देश के नागरिकों में होती है वो देश मजबूत बनता है। जिस देश के नागरिक अपने आप को एक समझते हैं, जिनके अंदर एकता की भावना होती है, जो अपने हित से बढ़कर देश के हित को महत्व देते हैं, उसके कारण जो है देश मजबूत बनते हैं। यही राष्ट्रवाद की भावना है कि अपने से बढ़कर अपने देश को महत्व देना, इसी के कारण देश मजबूत होते हैं। तीसरा इसका यह गुण है कि जो राष्ट्रवाद है इसने विश्व को साम्राज्यवाद के चंगुल से बचाया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वर्साई की संधि हुई, तो वर्साई की संधि के बाद बहुत से छोटे छोटे ऐसे राज्य जो थे, जो किसी देश के गुलाम थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया। तो धीरे धीरे वो सब देश जो है साम्राज्यवादी चंगुल से मुक्त हुए। तो इसका ये एक गुण है राष्ट्रवाद का कि इसने जो है जो साम्राज्यवादी जो देश थे, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे, छोटे छोटे देशों को उन्होंने गुलाम बनाकर रखा हुआ था, तो उनको जो है उन साम्राज्यवादी पंजे से मुक्ति मिली। तो ये इसका ये भी एक अच्छा गुण है कि राष्ट्रवाद ने विश्व को साम्राज्यवाद के चंगुल से बचाया है। अब आप लोग प्रश्न नोट करिए, फिर मैं उसके आंसर आप लोगों को बताऊंगी। तो आप प्रश्न नोट करिए, राष्ट्रवाद क्या है? इसका आप आंसर नोट करिए, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिससे किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग अपने आप को एक समझते हैं।
दूसरा प्रश्न नोट करिए, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? इसका आंसर नोट करिए, राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति और इतिहास होता है। राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति और इतिहास होता है। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रवाद की परिभाषा बताइए। राष्ट्रवाद की परिभाषा बताइए। परिभाषा लिखिए, हेज के अनुसार। हेज के अनुसार, इसको अंडरलाइन करिए, डैश लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। राष्ट्रवाद लोगों की मानसिक स्थिति बताता है। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।